वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर मेगा एग्जिट पोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत की कई सीटों पर तस्वीर साफ होती है और इसमें फिर पश्चिम भारत यानी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अहम स्टेट्स के भी नंबर आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक मोटी मोटी तस्वीर अब उभरना शुरू हो गई। प्रेम कुमार जी, तो महाराष्ट्र की हमने बात की, लेकिन अब अभी तक के नंबर से इंडिया में क्या तस्वीर आपको, मतलब कि पूरे देश वाइज अगर जब हम बात करेंगे 543 सीट्स की, वो तस्वीर क्या बनती हुई दिख रही है? देखिए भट्ट जी, हम जो ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र जैसे दलितों के बीच में ये मैसेज गया कि संविधान आरक्षण ख़त्म करने की बात है, या मुसलमानों की गोलबंदी है, या अति पिछड़ों में भी एक है, या महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा की सियासत में मराठे ज़्यादा इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये आंकड़े नहीं दिखते। तो अगर जो हम सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उलट हुआ है, और मैं अदर्स के आंकड़ों पर ज़्यादा जोर देता हूं कि ये 12% बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसमें 0 सीटें हों, ये भी आश्चर्यजनक बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 48% है एनडीए को, ये 48% नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इंडिया गठबंधन का बहुत बहुत बुरा भी होगा तो दोनों का परसेंटेज लगभग इक्वल होगा। इसलिए महाराष्ट्र के संदर्भ में ये मेरा है। उत्तर प्रदेश में जो आपने दिखाया 1 से 3 फेज का, वो भी शुरुआत वाला, तो उसमें कुछ सीटें हमें लग रही थी कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए, जैसे वो सहारनपुर है, जैसे वो अमरोहा है, इस तरह से जो कुछ सीटें हैं जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन 3 से 6 सीटें हैं तो ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे फेज का आप यूपी में दिखा रहे हैं, तो यानी 26 सीटों का आकलन है। तो 26 सीटों में हम ये मान के चल रहे थे कि ये लगभग बराबरी की टक्कर शुरुआती दौर में 3 फेजेज में दिखेगी, जो थोड़ा एग्जिट पोल में हमें उलट होता दिख रहा है। जी चलिए, तो आप कह रहे हैं कि यहां से थोड़ी सी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे सकती है। राकेश जी, आपका क्या कहना है इस पर? अब तक के नंबर्स जो टोटल आ गए हैं, आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ परिवर्तन? देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां आपका परफॉर्मेंस अपने पीक पर था, क्या लग रहा है आपको वहां पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस जहां बेहतर थी, हम वहां फिर से अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में हम 28 सीट जीते थे। 1 सीट छिंदवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बार आपके एग्जिट पोल में हम 29 की 29 भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसकी संभावना है। 2/3 मेजोरिटी जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली है, इसके बाद छिंदवाड़ा में विशेष तौर पर कमलनाथ का वो क्षेत्र कहा जाता है। कमलनाथ जिस तरह से पार्टी और कमलनाथ के बीच में अनबन की खबरें कई बार चली हैं, और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है। इसलिए अगर इस बात पर भरोसा किया जाए तो आश्चर्य नहीं हो सकता है कि 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। गुजरात में फिर हम अपनी 26 की 26 सारी सीटें रिपीट करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही हैं। तो आप अगर पुराने परिणाम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करने का काम कर रही है। बल्कि दक्षिण भारत में और अलग अलग अन्य राज्यों में, उड़ीसा में, कई ऐसे राज्यों में भी आपके एग्जिट पोल आंकड़े पूछ के दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। इसलिए जो 353 का आंकड़ा एनडीए का पिछली बार का था, हम उससे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इसके पीछे आपका एग्जिट पोल की ये सारी रिपोर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। सज्जन कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए। सज्जन जी, महाराष्ट्र का जो नंबर दिख रहा है वो आपके अनुमान में फिट नहीं बैठ रहा था। आपको लग रहा था कि महाराष्ट्र में नुकसान होगा, लेकिन हमारा एग्जिट पोल एकदम आपके उलट है। कमेंट आपका। जी देखिए, इसका मैं बता रहा हूं इसका कारण क्या था। जो फैक्टर यूपी में बीजेपी को लाभ दे रहा है, वही फैक्टर मुझे महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जाती हुई देखी। इंडिया और एनडीए का तो अपना वहां पे है, युति और महाअघाड़ी का, लेकिन वहां पे हमें जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी थी, वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसने पिछली बार 1 से 1.5 लाख वोट 13 से 14 सीट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ली थी, इस पर हमने देखा कि जो महार बुद्धिस्ट दलित हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा जो था उससे टूट के गठबंधन की तरफ झुका हुआ था। तो एक तो वो कारण था। दूसरा, हमने ये भी देखा था
कि वहां पे जो प्रदेश नेतृत्व की जो दम दिखनी चाहिए थे, जो नैरेटिव हमने एक्सपेक्ट किया था कि अभी शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद से जो एक तरफा माहौल दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिखा। तो इस कारण से हमारा मानना था कि वहां पे जो ग्राउंड सेंटीमेंट है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। और तीसरी ताकत जिसने एंटी बीजेपी वोट को 2019 में डिवाइड किया था, वो बहुजन आघाड़ी का, वो भी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा हमें अपोजिशन की तरफ जाता हुआ देखा। तो निश्चित तौर पे हमारे ग्राउंड सेंटिमेंट मैपिंग के हिसाब से महाराष्ट्र की सीट को मैं आउटलायर सीट्स मान रहा हूं, जहां पे बीजेपी को हम लगभग 10 सीट का नुकसान मान रहे थे 2019 के तुलना में। जो आपका ये दिखा रहा है, इस बात में केवल एक गुंजाइश है कि लास्ट मोमेंट में बीजेपी के संगठन ने शायद बहुत ज्यादा मैनेज किया हो सांगठनिक ताकत से, लेकिन हमारा ग्राउंड इनपुट जो है वो अभी भी ये है कि वहां पे हमें महाराष्ट्र, अगर बीजेपी को सेटबैक होता है तो ये एकमात्र राज्य है जहां पे हमें सबसे ज्यादा सेटबैक होता हुआ दिख रहा है। और बिहार में भी उतना सेटबैक नहीं था जितना लग रहा था। नहीं, बिहार में तो बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार में कैंडिडेट को लेके दिक्कत थी। महाराष्ट्र में कुछ समीकरण जो थे वो पार्टी नेतृत्व और तीसरी पार्टी ने जिसने डिवाइड किया था उसको लेके था। लेकिन बिहार में जो है वो केवल अति आत्मविश्वास में जब आप बढ़िया कैंडिडेट नहीं देते हैं, बिल्कुल आप कहें कि घटिया कैंडिडेट दे देते हैं, तो जो भी वहां पे नाराजगी थी वो कैंडिडेट को ले। तो बिहार में जो भी कुछ एक नुकसान होगा वो कैंडिडेट को लेके होगा। वहां पे मोदी फैक्टर और बीजेपी के ट्रैक्शन को लेके बहुत ज्यादा वहां पे कमी नहीं आई है। तो वहां पे बहुत ही आंशिक कारण, इसलिए बिहार का जो नुकसान था वो तो मैनेज होने वाला नुकसान था। उसमें कुछ नुकसान हो जाता है, मतलब कि फिर भी आप मैनेज नहीं कर पाए। वहां पे थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो एनडीए घटक दल जो जनता दल यूनाइटेड हैं और उसके अलावा एलजेपी उसके बीच में हो सकता है, आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा है उनको हो सकता है। बीजेपी का अपना नुकसान वहां पे बहुत ही आंशिक है। और महाराष्ट्र और बिहार के नुकसान में बस फर्क ये है कि इन बिहार जैसे राज्यों में बहुत ही आंशिक तौर पे कैंडिडेट फैक्टर में थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जबकि महाराष्ट्र में हमें दिखा कि थोड़ी ऑर्गेनिक और थोड़ी जेनरिक नाराजगी हमें बीजेपी के खिलाफ भी दिखी। ओके, फखरुल, अभी तक की जो ओवरऑल टैली हमको दिख रही है, अभी बहुत बाकी है नंबर्स, लेकिन साउथ से हम लोग चले और यहाँ थर्ड फेज तक आए तो उसमें कुछ हिस्सा यूपी का भी शामिल हो गया, महाराष्ट्र वाला आ गया। इससे अभी तक के आंकड़ों से ऐसा लगता है कि 19 जैसी स्थिति है, कोई बहुत बड़ा चेंज दिख नहीं रहा टोटलिटी में। अगर हम लोग बात करें एक एक सीट करने की, इधर एक कम उधर एक ज़्यादा ही नहीं, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए नीरज जी, कोई किसी से भी आप पूछेंगे, जनता के बीच जाइए, जो माहौल 14 में भाजपा के लिए था, जो माहौल 19 में था, वो बिल्कुल नहीं। शायद आप मेरी बात से सहमत हो, शायद मैं कहता हूँ कि जो माहौल 14-19 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ था वो नहीं था। एक माहौल जो जनवरी फरवरी में था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला होगा। जब चुनाव शुरू हुआ तब पता चला नहीं, ये तो लड़ाई, तगड़ी लड़ाई। तो मैं जो आपके आंकड़े हैं, आपके सर्वे हो सकते हैं और सर्वे गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं, और हम सोचते हैं कि इसका इंतजार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हमने अच्छा चुनाव लड़ा, 3 चरणों के आप जो परिणाम दिखा रहे हैं उनमें मैनपुरी की भी सीट है, उसमें बदायूं भी है, कैराना भी है, रामपुर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, उसमें बहुत सी ऐसी सीटें हैं। तो इसलिए हम आपके जो सर्वे के आंकड़े, हमें भरोसा है जनता पे कि ये सर्वे बिल्कुल उल्टे मन में दिखेंगे जब 4 जून को परिणाम सामने आए। बिल्कुल फखरुल, यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री, इसमें कोई शक नहीं, आप हमारे नंबर से असहमत हो जाइए। मैं ये कह रहा था अखिल चौधरी जी को लाइए स्क्रीन पे। अखिल जी, देखिए एक इलेक्शन लड़ना, और बहुत, मैंने शुरुआत में, आप शायद नहीं थे जब हम लोगों ने शुरू किया था, कि बहुत ज़मीनी इश्यूज़ पे हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, शोज़ किए हमने, कि 1 घंटे के शोज़ किए हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई विषय दब गया हो या किसी ने ना दिखाया हो, ऐसा नहीं था, हमने 10 बार उसको किए। लेकिन एग्जिट पोल देख के ऐसा लगता है मुझे, अभी ये परिणाम नहीं, मैं अगेन ये राइडर लेके बोल रहा हूँ, कि जो इश्यूज़ बने थे वो सिर्फ चर्चा में थे, ग्राउंड में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। अभी 4 को एग्जैक्ट पता लगेगा हमें। अखिल जी, देखिए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में मैं वैसे भी आपके एग्जिट पोल्स या किसी और के एग्जिट पोल्स के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज कराना चाहता। हाँ, डिसएग्री जैसे बात हो रही थी, अग्री होना, ये हमारा अधिकार भी है और होना भी चाहिए, अगर आप नहीं मान रहे हो तो खुलेआम। लेकिन बात ये है, जो एक तो एग्जिट पोल्स में एक इस आइडिया के अंदर ही एक कमी लगती है,
एग्जिट पोल्स आपका या इंडिया के अंदर हो रहा है या फिर इस चुनाव में हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब एक इतने कॉम्प्लेक्स देश में, इतने बड़े देश में, इतने पॉपुलेटेड देश में इतना बड़ा चुनाव होता है, तो इस तरह के रिसोर्सेज होना न्यूज एजेंसीज के पास में, चाहे वो कितनी भी अच्छी और कितनी भी फेमस बड़ी न्यूज एजेंसी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा चुनाव, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को जोर आ जाता है ये चुनाव कराने में, तो मेरे को लगता नहीं कि पहले तो वहां तक पहुंचना। दूसरा, सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उनके हर एक ब्रैकेट को, हर एक पॉकेट को टच करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो वोट लोग बाग पोलिंग बूथ के अंदर गुप्त मतदान करके आते हैं, और एक जो कैमरा के सामने या फिर एक जर्नलिस्ट के बात करते हुए जो बातचीत करी जाती है, वो बड़ा ही मेरे ख्याल से उसमें फर्क हो सकता है। क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग एक सीक्रेट बैलेट इस्तेमाल करते हैं तो अपने मन से करते हैं, हमें पता भी होता है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है, मैंने अपने मन से वोट देता हूँ, जो मेरे को पसंद है, जो पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, जो लीडर पसंद है, उसमें करते हैं। और हमारा जब शुरू में भी, अभी मैं सुबह भी कुछ डिबेट्स में था, जो एग्जिट पोल्स में पहले हमने, सही बात है कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग नहीं करेंगे, फिर मीडिया में इतना ज्यादा हुआ कि आप लोग है ही है, तो हमारी जो फीडबैक लेने वाली जो बैठक थी इंडिया अलायंस की और कांग्रेस पार्टी की, तो हमने डिसाइड किया कि तो आएंगे। तो अभी क्योंकि मोटा मोटा तो यही बता सकते हैं कि भाई 4 तारीख के लिए हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जो मुद्दे थे, क्योंकि हमारे जन्नत के मुद्दे थे, लोगों के दिलों से, लोगों के जिंदगियों से छूते हुए मुद्दे थे, तो उसका फायदा मिलेगा पूरे अलायंस को ही मिलेगा, इंडिया अलायंस को, और कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम है आपका, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि देखिए परिणाम जो आएंगे देखना चाहिए। आपने इतनी मेहनत से चुनाव लड़ा, आप बात भी ना करते तो मजा नहीं आता, तो आप आए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा फैसला आपका है। आपसे जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो इसको भी नोट कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा भी फीडबैक होगा, 4 तारीख के बाद में भी होगा, 4 तारीख से पहले भी है। अभी 6 बजे तो चुनाव खत्म हुआ है, मैं तो पोलिंग बूथ पे था, और मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करके, मैं पंजाब से ट्रैवल करके आपका शो से मात्र 15 मिनट पहले मैं सीकर में, राजस्थान में पहुंचा हूँ। तो आप ये देख लीजिए, हमारे भी फीडबैक में आपके जो एग्जिट पोल्स हैं उनसे निश्चित तौर पे मदद मिलती है, इश्यूज को समझने में भी आसानी होती है। एग्जैक्टली देखिए, एग्जिट पोल रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। नंबर कभी हो सकता है कि कभी एकदम एग्जैक्ट मैच कर जाए या ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, लेकिन एक डायरेक्शनल कॉल मिल जाती है। अगर मान लीजिए इस देश में 10 एग्जिट पोल हो रहे हैं, इश्यू और है एग्जिट पोल्स को लेकर, क्या आप देखेंगे जो मार्जिन है, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, जो एक विनिंग पार्टी को मिलता है या विनिंग कैंडिडेट को मिलता है, और रनर अप या सेकंड नंबर पे जो रहता है उसको मिलता है, तो वो कुछ ही परसेंटेज का फर्क होता है। तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स में हमारे एग्जिट पोल्स के एजेंसीज का जाना, थोड़ा पॉसिबिलिटीज उसकी कम हो जाती है। अखिल जी ये जरूरी नहीं है, अखिल जी